तो आज अपन करने वाले हैं गाइस हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस होने वाला है अपना उपनिषदिक पीरियड के ऊपर। तो इस उपनिषद पीरियड को मैं मानने वाला हूँ गाइस अपने 800 BC से लेकर के 500 BC के बीच में, यानी कि प्री बुद्धिस्ट एरिया को ही अपन इसमें उपनिषदिक पीरियड में कंसिडर करेंगे। आज के वीडियो में उसका एक सोशियो हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे और इसमें मैं यूज करने वाला हूँ अपना ब्लेक ब्रायन की किताब जिसका नाम है द कैरेक्टरिस्टिक्स इन एंशिएंट इंडिया, ऐसा ही कुछ नाम है किताब का। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 5 ही उपनिषद को लेने वाला हूँ जो कि प्री बुद्धिस्ट कंसिडर किए जाते हैं, और ये 5 उपनिषद होने वाले हैं अपना इस एनालिसिस के बीच में। मेन तो इन्हीं के आसपास अपने आर्गुमेंट्स घूमेंगे। एक है बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौस्तिका, ऐतरेय और तैतरेय। तो इस वीडियो के अंदर अपन बेसिक अपना प्रीमाइस लेने वाले हैं ईस्टवर्ड मूवमेंट को। तो ईस्टवर्ड मूवमेंट क्या है गाइज? तो जो अपने आर्यन माइग्रेटर्स थे जो बाहर से आए, अब ये हालांकि थ्योरीज के रूप में है, काफी अभी इस पे सवाल उठना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसको अपन एकेडमिक सेंस में रखते हुए मैं इसको मानने वाला हूँ यहाँ पर कि भाई आर्यन माइग्रेशन हुआ है। आर्यन माइग्रेशन के बाद में जो वैदिक पीपल्स थे, यानी कि आर्यंस बोल सकते हो, हालांकि आर्यंस पूरी तरह से सही नहीं होगा एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो आर्यंस थे वो अपना आगे बढ़ते बढ़ते कुरु पांचाल के एरिया पर अपना पूरा कब्जा जमा चुके थे। वहां पर हर्टलैंड है उनका, वैदिक हर्टलैंड बोला जाता है गाइस उसको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो ये मूवमेंट हुआ है गाइस सेकेंड अर्बनाइजेशन की वजह से। शायद कुछ काम हो गया होगा, कुछ कांड हो गया होगा, जैसे कि सतपथ ब्राह्मण में भी मेंशन है कि भाई अपना ईस्टवर्ड मूवमेंट हुआ है। ईस्टवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि वेस्ट इंडिया से अपन थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि कुरु पांचाल के एरिया से थोड़ा मगध की साइड, विदय, काशी, इस तरह के जो ईस्टवर्ड मूवमेंट, जैसे कि बिहार हो गया अभी का, तो उधर की साइड मूवमेंट हुआ है इनका। ऐसा पूरे मैक्सिमम हिस्टोरियन मानते हैं कि भाई 800 BC से लेकर के 500 BC तक कंटिन्यूअस अपना मूवमेंट हुआ है, और इसकी वजह से काफी अपनी थ्योरीज का जन्म हुआ, काफी अपना एडवांसमेंट हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो स्कॉलर्स के द्वारा है, इसकी वजह से जो 2 कल्चर्स में मिक्स हुए हैं, जैसे कि मैं भी आगे वीडियो में बात करूंगा। हालांकि रोमिला थापर का भी यहाँ पर अपना इकोनॉमिकल स्ट्रेन वाला आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ की वजह से जो क्या है कि अपना इतना उपनिषदिक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसमें अपन सेल्फ की बात करने लग गए, आत्मा की बात करने लग गए। और कुछ लोगों का मानना है कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है जो वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। जो वैदिक पीपल है अपने हायरार्की में, वैदिक हायरार्की में ब्राह्मण वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, एक तो रिचुअलिस्टिक पार्ट और एक अपना फिलोसॉफिकल पार्ट। और इसको ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि हालांकि इस तरह से ही है, पूरी तरह से चेंज नहीं आया है, और हो सकता है कि ये जो जितने भी इनके कॉन्सेप्ट जन्मे हैं वो जन्म ले सकते हैं अपना इंटेलेक्चुअल क्राइसिस की वजह से। जैसे कि अपन कोई कल्चर के बीच में इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गया और उन्होंने उसको उस गैप को फिल करने के लिए अपने दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करा। हालांकि थ्योरीज है, सोशियोलॉजी में इस तरह की थ्योरीज पे ही काम ज्यादा होता है एंशिएंट इंडिया के ऊपर तो बेसिकली। और कुछ ज्यादातर जो अपने इंडिया के स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि हालांकि इसमें इंटरनल इवोल्यूशन हुआ है। पैट्रिक ऑरवेल भी बोलते हैं कि भाई इंटरनल इवोल्यूशन है, लेकिन जैसे कि ब्रोनखोस्ट है, ब्रोनखोस्ट अपना देते हैं कि भाई जो श्रवण मूवमेंट है, श्रवण मूवमेंट के प्रेशर की वजह से इनको इस तरह की टीचिंग्स को अपने हिसाब से डेवलप करना पड़ा। हालांकि थोड़ा फिर डेटिंग में, क्रोनोलॉजी में डिफरेंस आएगा, लेकिन ये तो पक्का है कि भाई ईस्ट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही इस तरह का जो अपना पूरा उपनिषद पीरियड है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें कुछ पॉलिटिकल व्यूज भी हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो मैं इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे, एनालाइज करेंगे सिचुएशंस का हिसाब से। तो ब्लेक ब्रायन ने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करा है, और मेरी वीडियो भी 4 पार्ट के अंदर ही होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट है अपना ब्राह्मण्स टू स्टूडेंट, जो अपना गुरु शिष्य वाली परंपरा है, उसको एनालाइज करेंगे सिचुएशंस के हिसाब से कि भाई जो आत्मा की उन्होंने टीचिंग्स को दिया है क्या वो एक्चुअल में फिलोसॉफी है या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पर ब्राह्मण्स और किंग्स के बीच का इंटरेक्शन। तीसरा होने वाला है ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स के बीच का इंटरेक्शन, जिसको ब्रह्मोदय या फिर डिबेट शास्त्र जो भी बोलना चाहो आप। एक है ब्राह्मण्स का वुमेन्स के साथ, क्योंकि वुमेन आती है, गार्गी मैत्रेयी आती है इसके अंदर, तो उसको भी एनालाइज करने वाले हैं कि ऐसा था सच में या फिर वो बस एक नरेटिव के स्टाइल में बनाया गया है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टीचर से स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, या फिर व्हाटएवर द टीचिंग्स, डायलॉजिकल फॉर्म में है। तो अपन सिचुएशंस को एनालाइज करने वाले सोशियोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर। तो जो सबसे अच्छा खासा चेंज अपना रिचुअलिज्म से जो अपना अर्ली वैदिक पीरियड है, उसके बाद उपनिषदिक पीरियड में सबसे अच्छा अगर मैं मेरे हिसाब से जो लगता है चेंज आया है ब्राह्मण्स के अंदर, वो है गुरु से परंपरा का स्टार्ट हो जाना। आखिरकार जो अपने अर्ली हाइम्स जो पास ऑन करे गए हैं, ऋग्वेद के जो भी पुराने हाइम्स हैं, जो पुरानी संहिताएं हैं, वो इस तरह से ही अपनी एक ओरल ट्रेडिशन के रूप में पास ऑन करी गई हैं। हालांकि वहां पर भी एक गुरु शिष्य का अपने को रिलेशनशिप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर उपनिषद में वो क्लियर हो गया है। और हालांकि उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठ करके सीखना, या फिर पोल ड्यूरेशन के हिसाब से सीक्रेट्स। और अभी इस किताब में मेरे को एक और नई डेफिनेशन मिली है, वो है डोमिनेंस। हालांकि हो सकता है मैं डोमिनेंस दिखाना चाह रहा हूँ जो अपना अपर वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण की कम्युनिटी के भी 2 पार्ट्स हो गए, रिचुअलिस्टिक वाला और एक जो हायर जो कोर्ट में
काम करते हैं या फिर वट एवर इन द सेल्फ की नॉलेज के हिसाब से। भाई जो कुछ नई चीज आई है, आत्मा की नॉलेज होना, ब्रह्म ज्ञान, तो उसमें जो ब्राह्मण से अपर वाले वो इनको रिचुअलिज्म वाले को थोड़ा नीचहीन भावना से देखते हैं, जो कि अपने को दिखता भी है उपनिषद के अंदर। तो पहला चेंज आया है अपना गुरु शिष्य परंपरा का स्टार्ट हो जाना, और इसमें अपने को क्लियर एग्जांपल मिलता है, बिल्कुल क्लियर। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथों में भी है वो, लेकिन वो उपनिषद में बिल्कुल क्लियरली अपने को मेंशन मिलता है उनका। सांडिल्य और उद्दालय करुणी हो गए, श्वेत केतु और नचिकेता स्टूडेंट्स के रूप में, टीचर्स के रूप में सांडिल्य और उद्दालय करुणी। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने किताब से उठाए हैं और मैंने भी एनालाइज करे हैं इन चीजों को। अब फर्स्ट अपना उपनयन वाली चीज। उपनयन बेसिकली आप एक फायरवुड लेकर के आता है कोई स्टूडेंट आपके पास, या फिर अगर आपने किसी को डिबेट में हरा दिया, आप उसके टीचर बन जाओगे और वो स्टूडेंट बन जाएगा। जैसे कि इंद्र भी गए हैं प्रजापति के पास सीख रहे हैं, इस तरह के हैं। सेल्फ की नॉलेज हो गई या फिर वट एवर दूसरी नॉलेजेस भी हैं अपने पास काफी सारी। और एक ब्रह्म बंधु नाम का आया है, जो मैंने अभी बताया ना, 2 पार्ट्स हो गए थे अपने ब्राह्मण्स के। जो अपर वाले ब्राह्मण्स है वो इनको ब्रह्म बंधु बोलते हैं, जो सिर्फ रिचुअलिज्म करते हैं और उसका अर्थ भी नहीं जानते, जो सिर्फ रिचुअलिज्म के लिए ही बेसिकली जो होते हैं ना बेसिक वाले विलेज वाले ब्राह्मण्स, तो उनको ये थोड़ा मोक करने के लिए इस तरह के वर्ड्स बनाए हैं इन्होंने, जैसे कि ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का बेसिकली मतलब होता है कि वो जन्म से ब्राह्मण है, सिर्फ उसने उपनयन हासिल नहीं किया है, या फिर दूसरे तरीके से भी मतलब हो सकता है। हालांकि स्कॉलर्स के बीच में इसके अंदर डिबेट है काफी सारी। और आत्मा का भी जो बेसिक आइडिया है वो सिमिलर नहीं है अर्ली उपनिषद में, यानी कि प्री बुद्धिस्ट उपनिषद तक में उसमें सिमिलर नहीं है आइडिया। अलग अलग टीचर आता है, अपना अलग अलग आइडिया देके चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो बन रहा है, उस जमाने में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अपने पास क्लियर आत्मा का नहीं है कि सारे के सारे उपनिषद उस पे मान ले। हालांकि शंकराचार्य ने एक करने का ट्राई करा है, लेकिन वो एक्चुअली में एक नहीं है। पेट्रिक वर्बेल के हिसाब से भी वो एक नहीं है। सांडिल्य ने तो भाई जो आत्मा है उसको ब्रह्म के साथ अटैच कर दिया। आत्मा मीन्स की जो आपका एक मेन का एसेंस है, और ब्रह्म मीन्स जो पूरी दुनिया का एसेंस है। हालांकि दोनों का एसेंस है उसने एक कर दिया। इस तरह के ढेर सारा कॉन्ट्राडिक्ट है बीच में। उद्दालय करुणी के हिसाब से जो आत्मा है अपना बेसिक एसेंस है इंसान का। और फिर हालांकि इन्होंने रिचुअल्स को भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अपने को नचिकेता का डायलॉग मिलता है यम के साथ कथा उपनिषद के अंदर। उसमें क्या है, नचिकेता को एक नई प्रकार की नॉलेज दी गई है, सेक्रीफाइस का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। और हालांकि टीचर्स का बनना, जो अपने रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण्स है उनका टीचर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ये अपने को सतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलता है, जहां पर सांडिल्य पहली बार कोई टीचर बन के सामने आया है। और फिर सांडिल्य बाद में जाकर के अपने छांदोग्य उपनिषद में भी दिखते हैं टीचर के रूप में। सांडिल्य एक फर्स्ट टीचर हैं अपने जो वैदिक लिटरेचर है, याद रखना ये चीज। रोमिला थापर का भी यही है कि भाई जो टीचर्स हैं अपना जो रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण्स हैं वो अब जाकर के टीचर के रोल में आना स्टार्ट हो गए हैं उपनिषद के अंदर बिल्कुल क्लियरली। और एक नया टाइप का अथॉरिटी सेटअप करने का एक मोटिव है उपनिषद के अंदर, जो कि अपने ब्लैक ब्रायन अपनी किताब में स्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट देकर के, कि भाई जो एक नई अथॉरिटी आई है वो कि सेल्फ की नॉलेज का होना, ब्राह्मण्स का टीचर के रूप में स्टेब्लिश होना, तो एक नई प्रकार की अथॉरिटी है। अपने को हालांकि उपनिषद के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जो उपनिषद की जो सेल्फ है, जो हायर नॉलेज है, उसको नॉर्मल जनता के लिए बनाया गया हो। तो हो सकता है कि इसके जो मेन ऑडियंस है वो या तो ब्राह्मण्स हैं या फिर जो क्षत्रिय हैं, जिनके कोर्ट में जाकर के ये पेट्रोनाइज के लिए ये अपने उनके कोर्ट में जाकर के इस नॉलेज को शेयर करते होंगे शायद। अब अगर मैं कुछ टीचिंग्स का आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं तो छांदोग्य उपनिषद में आते हैं अपना उद्दालय करुणी। उद्दालय करुणी ने उनके बच्चे को सिखाने के लिए, हालांकि यहाँ पर भी एक नई चीज अपने को देखने को मिलती है कि हालांकि जो श्वेत केतु है उसने काफी अच्छी खासी नॉलेज सीख ली थी, एक रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण से, लेकिन फिर दोबारा जाकर के उसको उद्दालय करुणी दोबारा से आत्मा का ज्ञान देते हैं। उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो इग्नोरेंट आकर के लौटा था। और ये चीज रोमेला थापर ने भी पॉइंट आउट करी है कि नई प्रकार की टीचिंग्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि टेस्ट करना, एनालॉजीज के थ्रू समझाना, इस तरह की काफी सारी चीजें नई देखने को मिली है उपनिषद के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग अगर मैं मानना चाहूँ उद्दालय करुणी की यहाँ पर, तो वो थी कि उसने अपने बच्चे को 15 दिनों के लिए भूखा रखा। उसके बाद में ये सिखाने के लिए कि भाई जो खाना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी मेमोरी से लिंक है खाना। तो हालांकि बेसिक सा ही एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई थी। साइंटिफिक मेथड्स तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन है थोड़ा सा। और इसी के बीच में यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं गाइस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट के लिए काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन भी इनडायरेक्ट फॉर्म में बताए गए हैं कि किस तरह से एक आइडियल स्टूडेंट किस तरह से का होना चाहिए और एक आइडियल टीचर किस तरह का होना चाहिए उद्दालय करुणी के जैसा। और यहाँ से अपन एक और चीज मान सकते हैं कि जो टीचर्स थे उनके जो स्टूडेंट वहां पर रहते थे उनके साथ में, तो वो उनके लिए काम भी करते थे और काफी अच्छा खासा ब्राह्मण्स के लिए काफी फायदेमंद ये चीज रही है। इसलिए उपनिषद में ये बार बार गुरु शिष्य की काफी सारी चीजें बार बार अपने को देखने को मिलती है। एक तो अथॉरिटी स्टेब्लिश करना टीचिंग के थ्रू, एक है कि आई थिंक उनका इकोनॉमिकल जो बेस लाइन है वो अब रिचुअल सेट करके टीचिंग्स पे आ गया है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं अपना सेकंड पार्ट के, जो कि है ब्राह्मण्स वर्सेस ब्राह्मण, डिबेट बिटवीन ब्राह्मण्स। तो जो डिबेट है इसको ब्रह्मोदय बोलते हैं, पहली बात शास्त्रार्थ नहीं बोलते उपनिषद के अंदर। तो ब्रह्मोदय 2 टाइप के होते हैं, एक तो पब्लिक टूर्नामेंट के रूप में और एक होता है प्राइवेट डिस्कशन या फिर प्राइवेट डिबेट, प्राइवेट ब्रह्मोदय। तुम दोनों को दिमाग में रखना, इसके हिसाब से एनालाइज होने वाला है आगे के टीचिंग्स का। और हालांकि मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेसिक्स ही रखना चाहूंगा इसको, बेसिक से मीडियोकर लेवल तक का, एडवांस लेवल का ये नहीं है। आपको एडवांस पे पढ़ना है तो उनकी किताब जाके पढ़ो ब्लैक ब्रायन की। ब्लैक ब्रायन के हिसाब से
जो सेक्रीफाइस हैं और जो अपना डिबेट है वो हालांकि कुछ अलग चीज नहीं होती थी। पहले सेक्रीफाइस के लिए या फिर कुछ यज्ञ वज्ञ के लिए कुछ इकट्ठा करते थे राजा ब्राह्मण्स को, उनके बीच में फिर डिबेट होती थी पब्लिक टूर्नामेंट के रूप में, या फिर एक एंटरटेनमेंट पर्पज ही बोलना चाहूंगा मैं तो। नॉर्मल जनता के लिए तो एंटरटेनमेंट पर्पज ही होता होगा ये। और हालांकि फिर अपने को एग्जाम्पल कुछ ऐसा मिला नहीं है कि कुछ पब्लिक के बीच में अपने को कुछ मेन टीचिंग्स दी गई हो। पब्लिक के बीच में तो जो यज्ञवल्क्य हैं वो भी डिबेट से उठ करके चले गए थे बाहर जाकर के बताने के लिए एक बंदे को, जनक के कोर्ट में बेसिकली। और जो डिबेट का कल्चर है अपना, जो अर्ली ब्राह्मणास हैं, ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके बीच में बस एक क्वेश्चन एंड आंसर हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन एंड आंसर है, और वो स्क्रिप्टेड है भाई, उनके आंसर पहले से पता है और वो बार बार रिपीट हो रखे हैं क्योंकि। और एक और चीज उपनिषद के अंदर अपने को एक हेड सेटरिंग का अपने को मिलता है, उसको मैं बाद में जाकर के अच्छे से एनालाइज करेंगे कि भाई अगर आपका जो सिर है वो फूट जाएगा या फिर कट करके गिर जाएगा अगर आपने ज्यादा बोलने का ट्राई करा, व्हाटएवर, इन द सेंस कि वो धमकाने के लिए ही यूज होता है। और इसका अच्छा खासा यूज करा है यज्ञवल्क्य ने अपनी डिबेट्स के बीच में। तो अगर यज्ञवल्क्य की बात आ गई है तो यज्ञवल्क्य के अपना जनक के कोर्ट में चलते हैं। जनक के कोर्ट में यहाँ पर हुए हैं अपने 8 ब्राह्मण एक साइड जो कि है कुरु पांचाल साइड के, और उसमें से भी हैं अपने ब्लैक यजुर्वेद या फिर अपने जो ऋग्वेदिक पार्टीज हैं, जो ऋग्वेदिक पार्टीज हैं उनके ब्राह्मण, और यज्ञवल्क्य अपने व्हाइट यजुर्वेद के। हालांकि व्हाइट और ब्लैक यजुर्वेद की काफी अपनी खासी स्टोरी है, उसको बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यज्ञवल्क्य है फाउंडर ऑफ द व्हाइट यजुर्वेद हाउस, और अपने जो ऑथर माने जाते हैं पूरे के पूरे बृहदारण्यक उपनिषद के ट्रेडिशन के हिसाब से वो के हैं यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य काफी इंपोर्टेंट फिगर है, सबसे इंपोर्टेंट फिगर अगर कोई है उपनिषद में तो वो है यज्ञवल्क्य। तो यज्ञवल्क्य की यहाँ पर हो रही है गाइस मेगा डिबेट। हालांकि एक पॉलिटिकल डिबेट है क्योंकि कुरु पांचाल और विदेगा जो इनके दोनों के हैं, कुरु पांचाल की साइड से अपने छांदोग्य उपनिषद लिखा गया है, और इधर अपना ईस्ट की साइड से विदेगा साइड या फिर काशी की तरफ से लिखा गया है अपना बृहदारण्यक उपनिषद। इनके कल्चर में भी मैं आगे जाकर के आपको भी समझाऊंगा। और इस डिबेट का प्राइज पूल है गाइस अपना पूरा 1000 गाय, और उसके बीच में कुछ सोने की मुद्राएं और सोने के उन पे सींगों पे लेप लगा हुआ है। तो इस चीज अपन मान सकते हैं कि ब्रह्मोदय काफी एक अच्छा खासा ब्राह्मण के लिए अपॉर्चुनिटी होती होगी राजा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के रूप। तो ब्रह्मोदय भाई इनका तो मजे ही मजे हैं उस जमाने में, और जीतने वाले को ही मिलता होगा, जहां तक कि अपने को जीतने वाले के रूप में दिखाया गया है। लेकिन राजा को आइडलाइज भी करा गया है कि भाई उनसे बात करने के रूप में भी दे दे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शतपथ ब्राह्मण में यज्ञवल्क्य को दिखाया गया है कि वो अग्निहोत्र का काफी बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में वो इनडायरेक्टली रिचुअल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो टीचिंग वाला पार्ट था, टीचिंग वाले पार्ट में क्या है कि गुरु ही अपने को अपना सेल्फ का नॉलेज देता है, शिष्य सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन शिष्य को कोई अपना एक पुट करते हुए नहीं देखा है मैंने अपना पोजीशन। लेकिन यहाँ पर डिबेट के अंदर दोनों साइड से अपना क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, और यहाँ पर अपने आइडियाज भी पुट करने का ट्राई हो रहा है। वहां पर जब जो एक्चुअल हिस्ट्री रही होगी उस जमाने की, उस जमाने में शायद इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स पुट करे जाते होंगे अलग अलग चीजों के रूप में, और उसको फिर आत्मा एक यूनिफाइड फॉर्म दे दिया जाता होगा। इस तरह का कुछ स्कॉलर्स मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके चांसेस मुझे लगते हैं ऐसा होने का। और अगर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाना चाहूँ तो यज्ञवल्क्य का डिबेट भाई मस्ट रीड है भाई, खतरनाक। उनका स्टाइल देखना आप, मतलब ह्यूमर का स्टार्ट करना, धमकाना, इस तरह की काफी सारी चीजें टेक्टिक्स के रूप में दिखाया गया है यज्ञवल्क्य को। और एक चीज मेरे को देखने को मिली है उपनिषद के अंदर, वो है कि है हेड सेटरिंग वाला, कि आपके सिर फूट के गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा सिर के साथ में अगर आपने कुछ ज्यादा बोलने का ट्राई करा, धमकाने के लिए यूज होता होगा ये। इसके बीच में कुछ दो अपने स्कॉलर्स के बीच में डिबेट हैं, वो मेरे को बताना जरूरी है इस वीडियो में। एक है माइकल विजल और एक है इंसलर। इंसलर और माइकल विजल में क्या यहाँ पर डिबेट है कि जो विजल है वो की है रेड रियल डेथ के साइड पे, और जो इंसलर है वो की है कि ये मेटाफर के रूप में यूज हो रखा है, भाई हेड गिर जाएगा, ये एक मेटाफर है। और विजल बोल रहे हैं कि भाई रियल में डेथ हो जाएगी, वहां पर सिर्फ काट लेते हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है, उसमें सच में किसी इंसान का शायद से मौत हो गई शतपथ ब्राह्मण के अंदर। जैसे कि मैंने डिस्कस करा भाई, इनका काफी अच्छा खासा एक वेल्थ से कनेक्शन होता होगा। जो डिबेट है, ब्रह्मोदय है, टीचिंग्स हैं, इनका वेल्थ से अपने को काफी अच्छा खासा सोल्यूशन मिलता है। तो हालांकि टीचिंग्स तो उनकी ये है कि भाई वेल्थ को रिजेक्ट करना है, लेकिन उस जमाने में मेरे को नहीं लगता कि वो वेल्थ को डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि एक कहानी मिलती है उपनिषद के अंदर, हालांकि थोड़ी बात की है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है मेरे हिसाब से कि जो वेल्थ को रिजेक्ट करने का है, ये टीचिंग्स राजाओं को देते होंगे और उनसे वेल्थ ले लेते होंगे। इस तरह का हो सकता है, अपने को हो सकता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होंगे आई थिंक उपनिषद के अंदर। कुछ लोग हो सकता है जो श्रवण मूवमेंट से या फिर जो नॉन वैदिक पार्टीज अपना को जो ग्रेटर मगध में ब्रोनखोस्ट ने आर्गुमेंट्स दिए हैं, उसकी वजह से भी बृहदारण्यक उपनिषद पे काफी इंपैक्ट पड़ा है। हो सकता है कि उसकी वजह से जो बृहदारण्यक की में टीचिंग्स हैं शायद वो वेल्थ को रिजेक्ट करने वाली हैं, बट ऐसा मिलता नहीं, क्योंकि जो बृहदारण्यक उपनिषद में उसके यज्ञवल्क्य हैं वो सबसे रिचेस्ट ब्राह्मण है पूरे उपनिषद के पीरियड के अंदर। तो जो अगली अपनी सिचुएशन होने वाली है वो होने वाली है किंग्स और अपने ब्राह्मण्स के बीच। तो जैसे कि अपने को पता है जो इसके पहले उपनिषद से पहले वाले जो ग्रंथ हैं अपने ब्राह्मण ग्रंथ या फिर अरण्यक, तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है बेसिकली कि किंग्स हैं यजमान का रूप प्ले करते हैं, और यहाँ उपनिषद में आकर के उनका रोल क्या हो जाता है, नॉलेज गिवर का। तो इस चीज को अपन चैलेंज करने वाले हैं आज और चेक करने वाले हैं कि क्या सच में ऐसा है, क्या क्षत्रियों ने सच में अपना एक
अपनी नॉलेज को स्प्रेड करा है या फिर वो एक चाल है ब्राह्मण्स के द्वारा औपनिषदिक पीरियड में। तो यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर अपने जो एबी केथ हैं उनका मानना ये है कि उन्होंने बिल्कुल पूरी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया है। उनका मानना ये है कि ऑथर्स हो ही नहीं सकते क्षत्रिय। क्षत्रियों का बेसिक सा काम दूसरा है, वो नॉलेज देने थोड़ी आएंगे, अगर होंगे भी तो बिल्कुल माइनॉरिटी में होंगे, जो कि एक्सेप्शन हो जाता है कभी कभार। पेट्रिक ऑरवेल का भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा रिएक्शन था इस वाली चीज के ऊपर, उन्होंने भी सेम चीज पॉइंट आउट करी है। हालांकि उन्होंने दो पार्टीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, वो भी पूरा क्लियर नहीं है इस बारे में, लेकिन उन्होंने बेसिकली दो पार्टीज में डिवाइड कर दिया है ब्राह्मण को, जैसे मैंने अभी पहले बताया। तो जो सिटी वाले ब्राह्मण है, जो अर्बन ब्राह्मण्स हैं, तो अर्बन ब्राह्मणों ने क्या करा है कि उनको चाहिए थी पेट्रोनेज और अपनी क्षत्रिय ऑडियंस, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह से कुछ बनाना स्टार्ट करा कि भाई जो नॉलेज है वो क्षत्रिय भी दे सकते हैं। तो जो ब्रायन का है, ब्रायन का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सिंपल सा है भाई। ब्रायन का मानना ये है कि जो अपने ब्राह्मण्स हैं उनको ज्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी एक क्षत्रिय को ऑथर दिखाने के अंदर, या फिर क्षत्रिय को एक आत्मा की नॉलेज कैरी करने वाला, या फिर क्षत्रिय को एक नॉलेज गिवर के रूप में दिखाने में, क्योंकि ब्राह्मण्स ने उपनिषदों के अंदर क्षत्रियों को इस तरह से आइडियलाइज कर रखा है कि क्षत्रिय भाई भले ही से नॉलेज सुन रहा हो ब्राह्मण से, लेकिन फिर भी वो गिफ्ट्स देगा, शेल्टर्स देगा, पेट्रोनेज देगा ब्राह्मण्स को, तो उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं बेसिकली ऐसा ऑथरशिप बनाने के अंदर क्षत्रियों को। तो वापस थोड़ी देर के लिए जनक के कोर्ट में चलते हैं, क्योंकि जनक भी एक क्षत्रिय हैं। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है भाई, वो यज्ञवल्क्य को लेकर के काफी ज्यादा बायस्ड है, क्योंकि यज्ञवल्क्य को एक बार भी हारता हुआ नहीं दिखाया है पूरे बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। इवन तो जो जनक हैं उन्होंने अपना किंगडम यज्ञवल्क्य को सौंपने का ट्राई करा है, कुर्सी से उतर करके अपने थ्रोन से बृहदारण्यक उपनिषद में। तो मेरा भी कुछ इस तरह का ही सिमिलर सा एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर कि जो अपने क्षत्रिय हैं उनको एकदम बढ़िया तरीके से आइडियलाइज कर रखा है ब्राह्मण्स ने उपनिषद के अंदर, और उस आइडियलाइजेशन में एक जो किंग जैसा होना चाहिए, वो किंग इस तरह का है कि वो क्षत्रियों को दान में देगा, काफी सारी गायें दान में देगा, गोल्ड, पेट्रोनेज, सब कुछ। तो इसकी वजह से क्या है कि जो अपने ब्राह्मण्स हैं उन्होंने उपनिषदों के अंदर क्षत्रियों को ज्यादा बेड लाइट में नहीं दिखाया है, उनको हमेशा से एक अच्छी लाइट के अंदर ही दिखाया गया है, और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊपर बताया गया है। तो ये हो सकता है भाई कि चेंज होती हुई वैल्यूज के साथ उनको बदलना पड़ा, और जो पॉलिटिकल राइवलरीज है जैसे मैंने बताया कुरु पांचाल की और विदेगा की, जो अपने को कोर्ट जनक के कोर्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, तो उस तरह की पॉलिटिक्स की वजह से भी ब्राह्मण्स का काफी ज्यादा फायदा हुआ है, सब ब्रायन का आर्गुमेंट है। और इस किंग्स की आइडियलाइजेशन के बीच में अपने को देखने को मिलती है छांदोग्य की अलग वैल्यूज हैं और बृहदारण्यक की अलग वैल्यूज चलती हैं। बृहदारण्यक ने ज्यादा अपने किंग्स को माथे पर नहीं चढ़ाया है। बृहदारण्यक में किंग्स बेसिकली नॉलेज इतना कुछ खास प्रोवाइड करते भी नहीं है, उनका इतना अथॉरिटी नहीं दे रखी है बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर किंग्स को। लेकिन जो छांदोग्य उपनिषद जो हार्टलैंड है पूरा अपना कुरु पांचाल एरिया, जो हार्टलैंड है पूरा के पूरा अपना वैदिक पीपल्स का, तो वहां पर ज्यादा आइडियलाइजेशन कर रखा है ब्राह्मण क्षत्रियों का। ब्राह्मण्स ने सेल्फ की नॉलेज दे रहे हैं। वो जैसे कि प्रवाहना नाम का एक प्रवाहना, आई थिंक प्रवाहना नाम का एक क्षत्रिय है, उसने 5 फायर्स के बारे में बताया है। आखिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। और कुछ उपनिषद के अंदर अपने को इस तरह से बताया गया है कि जो सेल्फ नॉलेज को अटेन कर लेगा वो टेरिटरीज अपनी बढ़ा सकता है, जीत हासिल कर सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, डोमिनेंस स्थापित कर सकता है पूरे भारत के अंदर। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आखिरकार ब्राह्मण जो अपनी पोजीशन को बचाना चाह रहे हैं इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, सेकंड अर्बनाइजेशन के अंदर। तो अपना अगला टॉपिक है वुमेन्स वर्सेस ब्राह्मण। यहाँ पर मैं वर्सेस का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी ये वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा दिल दुखा सकता है मेरी तरफ से, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मजबूर हूँ मैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर काफी सारी चीजें फैला दी गई हैं गलत, की अपने को वुमेन्स को काफी रेस्पेक्ट करी गई है उपनिषदिक पीरियड में, जो कि करी गई है, लेकिन सिर्फ एक बार। अपने को सिर्फ एक एग्जाम्पल मिलता है पूरे उपनिषद में, भी मैं समझाता हूँ आगे जाकर के। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो सबसे पहले तो जो आत्मन अपना वर्ड है, वो आत्मन एक मेस्कुलिन टर्म है, और जो ब्रह्मोदय का पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक मेन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि वहां पर गार्गी का एक काउंटर एग्जांपल मिलता है, लेकिन मोस्टली वहां पर मेल्स ही का एग्जांपल मिलता है अपने को पूरे उपनिषदिक पीरियड में, स्पेशली ब्रह्मोदय वाले कॉन्सेप्ट पे। और आत्मन का मेल होना और कुछ जिस तरह से एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं वो काफी मेल सेंट्रिक है, तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मेन ऑडियंस मेल ही होती होगी। तो अगली मैं चीज उठाने वाला हूं यहाँ पर से क्रिएशन मिथ। तो क्रिएशन मिथ अपने पास उपनिषद में सबसे कॉमन क्रिएशन मिथ है कि जो अपनी एक लोनली सेल्फ है उसने एक फीमेल और मेल को बना दिया। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। बेसिक एग्जांपल्स ही मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। उपनिषद ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को काफी हायर अथॉरिटी पे नहीं दिखाता है, लेकिन वो काफी कम है। और ये हो सकता है कि अपना जो 2 पार्टीशन हो चुका है ब्राह्मण्स कम्युनिटी के बीच में, उसकी वजह से शायद से ऐसा हो सकता है, ऐसे मेरी थ्योरी है। और जो सेक्सुअल राइट्स हैं भाई, वो तो काफी कॉमन है। सेक्सुअल रिचुअल्स काफी ज्यादा कॉमन है पूरे उपनिषदिक पीरियड में। इवन तो जो बृहदारण्यक उपनिषद उसमें एक सेक्शन है इन सारी चीजों के लिए, स्पेशल पूरा की पूरा रिचुअलिस्टिक पार्ट। और एक काफी दूसरा मिथ भी है क्रिएशन के रिलेटेड की, जो सेल्फ है काफी मेल है, उसने एक फीमेल को बना दिया क्योंकि वो उदास था। एंड उसके बाद में अपने काफी सारे एनिमल्स बने इस तरह से ही, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पर अपने पास 2 एग्जाम्पल्स तो हैं भाई, क्लियर एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बिल्कुल अपने को डिनाई नहीं कर सकते, जो कि है गार्गी और मैत्रेयी, जिसको मैं अभी समझाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में कि क्या सीन है इनका पूरा।
तो सबसे पहली चीज तो भाई देखो, शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मणों में भाई वुमेन्स को काफी बोझ की तरह दिखाया गया है सबसे पहले तो। और उपनिषद के अंदर अपने को क्लियर कट एग्जांपल मिलता है एक संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति में क्या है कि अपने को सन होना चाहिए, एक लड़का, उसके लिए काफी सारे रिचुअल्स दे रखे हैं, वहां पर काफी सारे राइट्स का काफी जिक्र कर रखा है। एक बच्चे को पैदा करने के लिए, एक लड़के को पैदा करने के लिए बेसिकली लड़का पैदा करना एक छोटी रिचुअल गोल है, वो आपको इमोर्टल बना सकता है कुछ टीचिंग्स के हिसाब से। जो ब्राह्मण है वो अपने लड़के को सिखा करके चला जाता है। इससे ऐसा माना जाता है उपनिषद में कि भाई ये जो उसको कंटिन्यूटी माने जाते हैं सेल्फ की, इसकी वजह से क्या है कि माना जाता है कि वो जो ब्राह्मण है वो अमर हो जाएगा, अपने बेटे में रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसका दूसरा मेटाफर वर्ड भी हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो एक्चुअल में ऐसा मानते होंगे शायद से। वो सबसे ब्राह्मण में तो इसका बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है। ब्रिदर एंड उपनिषद में भी इसका क्लियर एग्जांपल है, सन की प्राप्ति के लिए एक रिचुअल का करना। और कौस्तिका उपनिषद के अंदर भी एक अपने को फादर सन की सेरेमनी देखने को मिलती है, इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। एंड काफी एब्सर्ड आइडिया है, पता नहीं क्या था वो। और इतने सारे उपनिषद के अंदर सेक्सुअल राइट्स का होना, सेक्सुअल रिचुअल्स का होना, और उसमें भी वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना, अपने को ये शो करता है कि आई थिंक सो ये मेल सेंट्रिक ही मेल ही ऑथर्स ने बनाए हैं। जैसे कि किंग परवाना द्वारा 5 फायर्स का जिक्र करना, उस 5वीं फायर के अंदर एक रिचुअल है, थोड़ा सा अपसेट है, उसको भी मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मेरा टॉपिक वो नहीं था। मेरा टॉपिक है बेसिक लेवल पे एनालाइज करना टेक्स्ट को। और एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जो आपके इस आइडिया को पक्का कर देगा कि भाई वो मेल सेंट्रिक ही है सोसाइटी। जो मेल का सीमन है उसको अटैच कर रखा है वेल्थ से और डोमिनेंस हैं और पॉपुलैरिटी हैं। और ये मेल सेंट्रिसिटी को भी दिखाता है क्योंकि जो वुमेन की बॉडी है उसको बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक सी बात ये है कि वुमेन की बॉडी बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन है उस जमाने में भी। उसका अपने को डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट काफी ज्यादा एग्जांपल्स मिलते हैं। और मेन सेंट्रिक ही है पूरा की पूरा सोसाइटी। और बृहदारण्यक उपनिषद में तो भाई कुछ जो अपने कुछ पार्ट हैं या फिर कुछ वर्सेस हैं वो डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करते हैं। देखो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता था नहीं होता था, लेकिन वो सोसाइटी में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। कुछ उपनिषद में तो भाई वुमेन को डायरेक्ट एक वोम से कनेक्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई जो उपनिषद है वो एक वुमेन को इमोर्टल बनने से रोक रहे हैं, लेकिन मेल्स है ना वो काफी सेंट्रिसिटी में है उनमें। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है बस। ऐसा मैं बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ कि भाई जो वुमेन को रोका जा रहा होगा, लेकिन अपने को इसका कुछ क्लियर एग्जाम्पल भी नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा अपन मेल सब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कैरेक्टर लेने वाला हूँ, एक तो अपने यज्ञवल्क्य और एक सत्यकाम वाला। तो जो यज्ञवल्क्य हैं वो काफी चैलेंजर की तरह शो कर रखे हैं। वो अब डिबेट के अंदर अपनी वुमेन्स को इंक्लूड करते हैं। और जो उनका बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें चैलेंज कर रखा है अथॉरिटी को, ये बोलते हुए कि अपने को अमर होने के लिए बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, सन की जरूरत नहीं है। और बृहदारण्यक ईस्ट का कल्चर है। और अपन सत्यकाम जबाला की अगर मैं बात करूं तो काफी ऑर्थोडॉक्स सेंस में दिखाए गए हैं। और वुमेन्स को डिबेट में इंक्लूड करने की तो छोड़ो, उसकी जो वाइफ है भाई उनको भी बिल्कुल क्लियरली नहीं शो कर रखा है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। वो नाम भी नहीं दे रखा सत्यकाम जबाला की वाइफ का। और जो छांदोग्य है वो वेस्ट का कल्चर है। और यज्ञवल्क्य ने अपने वाइफ को भी इमोर्टलिटी की टीचिंग्स दी है जब वो घर छोड़ करके जा रहे थे। और हो सकता है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो ये शो करना चाह रहा हो कि भाई एक ब्राह्मण मैन अपनी वाइफ को किस तरह से टीचिंग पास ऑन करेगा। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना हो सकता है कि भाई जो यज्ञवल्क्य है आई थिंक उनके सन नहीं था, और उन्होंने सन आई थिंक जनक से भी मना करा है कि भाई सन का होने की जरूरत नहीं है इमोर्टलिटी होने के लिए। तो ये शायद शो कर सकता है कि उन्होंने जब अपनी वाइफ को टीचिंग्स पास ऑन करी तो हो सकता है कि वो उनकी वाइफ के जरिए ही इमोर्टल होना चाह रहे हो। मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। अब बात करते हैं गाइस ऑथोरिटी ऑफ फीमेल वॉइस इन उपनिषद्स, एस एटवोल्कर। इनका मानना यह है कि एंशिएंट इंडिया हैज हायर पोजीशन ऑफ वुमेन बेटर देन रोम एंड ग्रीस। दूसरा एग्जांपल है तो आर्यदत्त का क्लेम है गाइस कि नो नेशन हेड देयर वुमेन इन हायर ऑनर देन द हिंदूज। लेकिन यहाँ पर अपने को उमा चक्रवर्ती का भी आर्गुमेंट है। उमा चक्रवर्ती का आर्गुमेंट ये है कि भाई ये नेशनलिस्ट की काफी सारी अपनी टैक्टिक्स हैं अपने को पास्ट को शो करने के लिए अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो मैत्री का एग्जांपल दे रखा है वो काफी एक ओपन माइंडेड सेज का है यज्ञवल्क्य का। और मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि उसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है। वो यज्ञवल्क्य को मैत्री को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि उनमें इतना अथॉरिटी के साथ मैत्री को पोर्ट्रे करा भी नहीं गया है। उसमें अपने को ये नहीं बोल सकते कि जो यज्ञवल्क्य की वाइफ है उसको पहले से टीचिंग का ज्ञान था, उसने पहली बार आई थिंक से सुना है मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा थ्योरी है। अब कौन बची? गार्गी बची। पूरी उपनिषद में बस गार्गी बची है। अब तो सब हो सकता है कि बाइनरी को चैलेंज कर रहे हैं अपना। गार्गी एग्जांपल पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। और स्टेफनी जेमिसन का भी मानना यह है कि भाई जब अपन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है उसमें अपन वुमेन की वॉइस डायरेक्टली नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे। अब गार्गी के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वुमेन्स की साइड से उपनिषद में। गार्गी देखो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है यज्ञवल्क्य का, लेकिन वहां पर भी जो यज्ञवल्क्य है उन्होंने एक सांप प्रोनाउन का यूज करा है। और ये शो कर सकता है कि आई थिंक वो इन द सेंस की गार्गी उनके सामने खड़ी है फिर भी वो सा प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई वो ट्रू
ब्राह्मण बन सकता है, जबकि उनको बोलना चाहिए था कि ट्रू बनना ब्राह्मण बन सकती है इस तरह से। ठीक है, जो सा प्रोनाउन है वो काफी डिफॉल्ट मोड में भी यूज हो जाता है कभी कभार। और हो सकता है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद के जो अपने ब्राह्मण्स हैं वो ये शो करना चाह रहे हो कि जो कुरु पांचाल के ब्राह्मण हैं उनसे बेटर तो गार्गी हैं, क्योंकि गार्गी को जो 7 ब्राह्मण हैं, दूसरे 8 ब्राह्मण में से एक तो गार्गी हटा दी, उसमें से जो 7 ब्राह्मण बचे हैं उनको गार्गी मॉक करती है डिबेट के बीच में कि तुम यज्ञवल्क्य को नहीं हरा पा रहे हो। तो आई थिंक बृहदारण्यक उपनिषद शायद से हो सकता है कि ये दिखाना चाह रहा हो कि भाई एक लड़की भी कुरु पांचाल के ब्राह्मण से अच्छी है, ऐसा हो सकता है पेट्रियार्की में, कि अपने वो गार्गी का भी कुछ अच्छा दिखाया नहीं गया है कि उसने यज्ञवल्क्य को बिल्कुल चुप करा दिया था, लास्ट में वो हार ही गई थी यज्ञवल्क्य से भी। और फीमेल के वॉइसेस को दबाने के लिए भी, और या फिर हो सकता है फीमेल्स को काफी बेड लाइट में दिखाने के लिए उपनिषद में गंधर्वों की काफी सारी कहानी आती है। गार्गी मैत्री को छोड़कर के और भी महिलाएं हैं उपनिषद में, ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं ही नहीं है, लेकिन उनमें भी जो टीचिंग्स वो शो करती हैं, जो अपने कुछ ऋषि हैं उपनिषद के उनको भी काफी सारी वुमेन्स ने सिखाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनको गंधर्वों ने पोजेस कर लिया था, उसके बाद टीचिंग्स दी गई है। तो इनडायरेक्टली दिखाया गया है कि जो टीचिंग दे रहा है वो गंधर्व है, वमन नहीं है। ऐसा करके वहां पर काफी सारी औरतों की वॉइसेस को दबा दिया गया है, और दबा दिया क्या गया है, वो इस तरह का ही था भाई सोसाइटी पेट्रियार्की। और इवन तो जो गार्गी का काउंटर था वो भी यज्ञवल्क्य की स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता है, एक अच्छा सा ओपोनेंट, और वो ये दिखाने के लिए कि भाई लड़की 7 ब्राह्मण से अच्छा है कुरु पांचाल के ब्राह्मण से। और ब्रेरेटन ने तो काफी अपना ओवर इंटरप्रेट कर दिया है टेक्स्ट को। ब्रेरेटन का मानना ये है कि हो सकता है कि जो गार्गी ने 2 बार रिपीट करा अपना वॉइस को, जो लास्ट का क्वेश्चन था उसका उसने सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करा है। अब मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि भाई वो गार्गी मॉक करना चाह रही थी यज्ञवल्क्य को, लेकिन ब्रेरेटन का मानना है कि शायद से हो सकता है कि गार्गी को भी पोजेस्ट दिखाया गया हो गंधर्वों की वजह से, क्योंकि डबल बार बोलते हैं, जब गंधर्व पोजेस्ट करता है तो वो डबल बार बोलते हैं, तो गंधर्व से, और आई मीन ऐसा ही कुछ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, बट उस पर मैं क्लियर नहीं हूँ भाई, मैं साइड नहीं हूँ ब्रेरेटन के। और सत्यकाम जबाला की जो माता है उनका भी काफी दिखाया गया है कि उनके बेसिक सी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सत्यकाम है वो उसके फादर का नहीं पता था उसकी माँ को, तो वो जब सत्यकाम गया है अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए, तो वहां भी उसके गुरु बोलते हैं कि मैंने पहचान लिया है कि भाई तू ब्राह्मण है। तो कुछ लोग इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई देखो वो फादर का लीनियज नहीं जानता, फिर भी उसको अपने उसमें रख लिया उन्होंने। और लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं कि उन्होंने शायद से पहचान लिया है कि भाई ये अपना क्रेज दिखा रहा है नॉलेज के लिए, तो शायद से ये ब्राह्मण है, फादर का इसको भले लीनियज नहीं पता लेकिन वो पहचान चुके हैं, ऐसा शायद से वो शो करना चाह रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है ये भी। और मैत्रेयी वर्सेस कात्यायनी, इस पे किसी ने नोटिस नहीं करा, जैसे कि मैंने डिस्कशन करा भाई कि हो सकता है कि जो मैत्रेयी है उसको यज्ञवल्क्य ने इसलिए टीचिंग दी क्योंकि यज्ञवल्क्य अमर होना चाहते थे, क्योंकि उन पर सन नहीं था। और उनकी दूसरी वाइफ भी बताई गई है जिसका नाम है कात्यायनी, तो कात्यायनी ने वेल्थ चूज करा है और मैत्रेयी ने नॉलेज चूज करी है। तो भाई मैं तो कात्यायनी की साइड पे हूँ भाई, कात्यायनी जीत चुकी क्योंकि उसने वेल्थ मांग ली। यज्ञवल्क्य वेल्थ के लिए इतना सारा उसने जीती है भाई डिबेट्स, तो कितनी सारी वेल्थ इकट्ठी हो गई होगी, मान सोचो एक बार। और कात्यायनी की वॉइस भी काफी मेरे लिए सप्रेस कर दी गई है एक साइड कैरेक्टर के तौर पे। और उपनिषद में काफी सारी जगहों पे ऐसा खीर बनाने का आता है एग्जांपल, जो वेमेन के लिए काफी हो सकता है कि दूसरी प्रकार की नॉलेज होती होगी, इन द सेंस कि वेमेन को शायद से पता होगा कि उनके हस्बैंड को किस तरह के मटेरियल्स चाहिए, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए कि यज्ञ को करने के लिए, शायद से इतनी नॉलेज उनके पास होती होगी। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सकता है, और हो सकता है कि वुमेन्स को शायद से खाना बनाने के लिए नॉलेज और काफी सारी दूसरी जो सेक्सुअल राइट्स के अंदर इन्वॉल्व होने की है, काफी वो नॉलेज हो सकती है। ऐसा स्कॉलर्स ने काफी इनडायरेक्टली उसको बनाने का ट्राई करा है, लेकिन मैं सपोर्ट में नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भी एनालाइज करना और बाकी है, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा टेक्स्ट को। बट मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि वुमेन्स को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो दी जाती होगी वहाँ पे, और यज्ञ के बारे में भी। तो भाई मैंने थोड़ा सा रिगरसली टेक्स्ट को एनालाइज करने का ट्राई करा है, काफी सारे 5 उपनिषद को। और मैंने जो सेल्फ की किताब है, सेल्फ के ऊपर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ इन एंशिएंट इंडिया बाई ब्लेक ब्रायन, तो इनके किताब से मैंने लिए हैं सारे के सारे आर्गूमेंट, थोड़े बहुत इधर उधर से भी उठाए हैं, थोड़ा मैंने अपना भी दिमाग लगाया है, और वीडियो मैंने बनाने का ट्राई करा है उपनिषदिक पीरियड को। लेकिन ये वीडियो मेरे को लगता है कि इतना रिग्रेस में नहीं जा पाया हूँ मैं डेप्थ के अंदर, क्योंकि मेरे को भी ब्राह्मणास पे भी रिसर्च करना थोड़ा सा बाकी है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ग्रेटर मगध की जो थ्योरी है उस पर थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, मेरा उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है। उससे पहले मैं श्रवण मूवमेंट को कवर करने वाला हूँ अभी 2-3 दिनों में। तो बाय गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया होगा।